Good morning students. Today I will teach you Science Chapter 6. Chapter 6 का हम Part 1, Part 2 पहले स्टडी कर चुके हैं. आई थिंक सभी को अच्छे से समझ आया होगा. चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज कौन से हैं? आपको जैसे कि पहले भी बताया है, जिनमें कोई परिवर्तन होने के बाद नई चीज़ नहीं बनती है वो हमारे फिजिकल चेंज हैं, और जिनमें कोई कुछ ऐड होने के बाद कोई नया पदार्थ बन करके आता है वो हमारा केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपने चैप्टर 6 का पार्ट 3. पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं. प्रोटेक्टिव शील्ड. अब प्रोटेक्टिव किसी भी चीज़ से हमें प्रोटेक्ट दिला रही है, जो हमारी सुरक्षा कर रही है. You must have heard of a ozone layer in our atmosphere. It protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. Ozone absorbs these radiations and breaks down to oxygen. Oxygen is different from ozone. Can we call the breaking down the ozone a chemical change? If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, we would reach the earth's surface and cause harm to us and other life forms. Ozone acts as the natural shield against this रेडिएशन. तो आपने अपने वायुमंडल में देखा होगा, ओजोन की परत के बारे में सुना होगा कि यह सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे में पराबैंगनी विकिरण से में बचाती है. तो ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है. और ऑक्सीजन ओजोन से अलग होती है. क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशिष्ट नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें अन्य जीवों को हानि पहुंचा सकती थी. ओजोन इस विकिरण से हमें एक प्रोटेक्ट भी करते हैं और प्राकृतिक आवरण की तरह से कार्य भी करते हैं. तो वी लर्न चैप्टर 1 दैट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज? पहली said that even digestion is a chemical change. अब पहली ने बताया कि चैप्टर 1 में भी हमने स्टडी किया था कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं. क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं? पहली ने कहा पाचन भी एक हमारा केमिकल चेंज ही होता है, जैसा कि हम चैप्टर 5 में भी देखा था हमने. नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 6.3 रस्टिंग ऑफ आयरन. लोहे में जंग का लगना. आप लोहे के किसी भी पीस को ऐसे ही खुले में डाल दीजिए और उस पर कुछ पानी की बूंदें डाल दीजिए. आप कुछ समय बाद देखेंगे उसमें एक ब्राउन कलर का जो जम गया है वो हमारा जंग होता है. Let us get back rusting. This is one change that affects iron article that slowly destroyed them since iron is used in making ब्रिज. तो हम देखते हैं कि जंग लगने वाली घटना के बारे में सुना होगा आपने. तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि लोहे का उपयोग एक पुल को बनाने में, ट्रक को बनाने में, ऐसी चीज़ों में किया जाता है. वस्तुओं को बनाने के लिए क्या होता है, जंग लगने की प्रक्रिया का जो एक समीकरण होता है उसको हम आइए एक इक्वेशन द्वारा समझते हैं. आयरन Fe+ ऑक्सीजन O2 from the air, water H2O, rust iron oxide Fe2O3. तो हमारे जो होती है लोहा, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं Fe ऑक्सीजन, O2 वायु से, जल होके जल का सूत्र हमारा H2O, जंग होता है हमारा आयरन ऑक्साइड. तो जंग लगना क्या हुआ? फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल. तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल वाष्प दोनों ही उपस्थित अनिवार्य होते हैं, दोनों का ही प्रेजेंस होना जरूरी होता है. इन फैक्ट इफ अ कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई विच मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर. तो रियल में अगर देखा जाए एक्चुअल में, तो यदि वायु की आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है तो नमी अधिक होगी और जंग जल्दी लग जाएगा. इन
in fact the content of moisture. हाँ, so how do we prevent rusting, prevent iron articles from the coming in the contact with oxygen or water or both? तो हम जंग लगने को कैसे रोक सकते हैं? क्या वस्तुओं को ऑक्सीजन या जल दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही रोका ऐसे किया जा सकता है? इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट या ग्रीस की एक परत लगाना भी है। वास्तव में लोहे की चीज़ों पर अगर हम पेंट करके या ग्रीस की एक परत लगा करके रखेंगे तो उन पर फिर जंग लगने के चांस कम रहते हैं। ओह, दैट इज why my friend Rita is always complaining about iron article rusting so fast. She lives near the coast. तो पहली कह रही है, ओह, इसीलिए मेरी सहेली रीता ने लोहे की वस्तुओं को जंग लगने की शिकायत कर दी थी क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती थी। This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. तो देखिए ये हमारी क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन। तो ये प्रोसेस हमारा गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप glazing to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contain many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. तो देखिए क्या होता है कि सभी वस्तुओं को नियमित रूप से अगर पेंट और ग्रीस करके रखेंगे तो उन पर जंग लगने के चांस कम रहते हैं। तो क्या ये भी जानते हैं आप कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं, उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर जल की बूंदें गिरती भी रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवणी पाए जाते हैं। समुद्र का पानी खारा तो होता ही है, उसमें इसका मतलब अनेक तरह के लवण भी पाए जाते हैं। तो उसके ऊपर जब लवणयुक्त जल जंग लगने पर प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है, इसलिए जहाज़ों का पेंट करने के बाद ही उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के जो लोहे का कुछ भाग बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक भी हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की इमेज कर सकते हैं? हमने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि जंग लगने से कितना नुकसान होता है। एक्टिविटी 6.4 क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण क्या होता है हमारा? जैसे कि लास्ट क्लास में आपने 6 में भी पढ़ा था, वी लर्न द साल्ट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड by the evaporation of the sea water. The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals cannot be seen clearly. However, large crystals of pure substance can be formed from their solution. The process is called crystallization. It is an example of physical change. तो देखिए क्या होता है, किसी पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आपाप में क्रिस्टल उनके विलयन से हम ले सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारा क्रिस्टलीकरण कहलाता है और ये भी हमारा एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। एक्टिविटी 6.9 टू बी परफॉर्म द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। टीचर की प्रेजेंस में ही एक्टिविटी करेंगे हम। कॉजन इसकी चेतावनी दी गई, यूज ओनली डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइल्ड वाटर। तो देखिए अम्ल का उपयोग किया जाना है, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। जल को उबालते समय हमें सतर्क रहने की, बिल्कुल अलर्ट रहने की भी जरूरत होती है। So take a cupful of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. Heat the water. When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring. ये continue adding powder sulfate powder till no more powder can be dissolved. तो किसी भी एक बर्तन में आप 1 कप पानी लेंगे, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ ड्रॉप उसमें मिलाइएगा, जल को गर्म करेंगे और गर्म उबालना बंद कर देंगे। तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर जब मिलाते रहेंगे और चलाते रहेंगे तो कॉपर सल्फेट चूर्णा तब तक हमें जारी रखना है जब तक इसमें कॉपर सल्फेट घुल ना जाए।
अब जो हमारा विलयन तैयार होता है उसे फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए और ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो जाए तो उसे हिला डुला कर किसी अन्य प्रकार न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिएगा, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं दिखाते तो कुछ समय और वेट कीजिएगा। You have learned about physical and chemical change. Try to identify change that you observe about the as physical or chemical change. आपने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में आज स्टडी की है। आप अपने सराउंडिंग में होने वाले परिवर्तनों को फिजिकल और केमिकल चेंज के रूप में पहचानने की भी ट्राई कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपका चैप्टर यहीं एंड होता है। आपको अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, बुक से रीड करना है और नेक्स्ट टर्न पर जब आपको चैप्टर के नोट्स सेंड किए जाएंगे आपको सुंदर तरीके से अपने नोटबुक में वर्क करना है। थैंक यू एवरीवन।